जरा सोचिए, एक सुबह नींद खुलती है और अचानक आसमान से बम गिरने लगते हैं। रेलवे स्टेशन, स्कूल, अस्पताल, सब कुछ तबाह हो रहा है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, ये यूक्रेन के लोगों की हकीकत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों एक देश अपने ही पड़ोसी पर हमला कर देगा? और क्या ये लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच की है, या फिर ये किसी बहुत बड़े संघर्ष की सिर्फ एक शुरुआत है? चलिए आज इस पूरी कहानी को जड़ से समझते हैं। देखिए, इस लड़ाई की जड़ें ना इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। ये कहानी एक साझे लेकिन बटे हुए अतीत से शुरू होती है। 1991 से पहले यूक्रेन और रूस दोनों एक ही विशाल देश का हिस्सा हुआ करते थे, सोवियत संघ। लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो यूक्रेन ने खुद को एक पूरी तरह से आज़ाद मुल्क घोषित कर दिया। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पल था, जिसने आने वाले दशकों के तनाव की, आप कह सकते हैं, नींव रखी। रूस ना यूक्रेन को हमेशा से अपने छोटे भाई की तरह देखता आया है, पर यह सिर्फ एक सियासी नजरिया नहीं था। इसकी जड़ें तो सदियों पुराने सांस्कृतिक और भाषाई रिश्तों में थीं। रूस के लिए ये एक ऐसा भाई था जो अब अपनी आज़ादी चाहता था, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता था, और रूस इस ख्याल को कभी पूरी तरह से अपना ही नहीं पाया। और बस यहीं से कहानी और गहरी होनी शुरू हो जाती है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल एंगल पर, यानी नेटो का गतिरोध। यह सुरक्षा से जुड़ी एक ऐसी पहेली है जिसके नतीजे आज पूरी दुनिया भुगत रही है। तो ये नेटो है क्या चीज़? नेटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये अमेरिका और यूरोपीय देशों का एक बहुत ही शक्तिशाली मिलिट्री गठबंधन है जो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर बना है। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई बाहरी ताकत किसी एक सदस्य देश पर हमला करती है तो बाकी सभी सदस्य देश उसे खुद पर हमला मानेंगे और उसकी रक्षा के लिए आगे आएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे दोस्त एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। और बस यही बन गई टकराव की असली जड़, एक क्लासिक जियोपॉलिटिकल डेडलॉक। रूस के लिए यूक्रेन का नाटो में शामिल होना एक रेड लाइन थी। उसे डर था कि नाटो की सेना और हथियार सीधे उसकी सरहद पर आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन अपनी सुरक्षा चाहता था, रूसी दबाव से आज़ादी चाहता था और यूरोप के साथ करीबी रिश्ते बनाना चाहता था। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये युद्ध 2022 में अचानक से शुरू नहीं हुआ। नहीं, ये एक ऐसा संघर्ष था जो सालों से सुलग रहा था और आखिरकार एक खुली जंग में तब्दील हो गया। सबसे पहले 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 2014 से 2021 तक पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थक गुटों और यूक्रेनी सेना के बीच लड़ाई चलती रही। और फिर 24 फरवरी 2022 की सुबह रूस ने जमीन और आसमान से पूरे यूक्रेन पर एक साथ एक बड़ा हमला बोल दिया। रूस को लगा था कि यूक्रेन की राजधानी कीव सिर्फ 2 से 3 दिनों में उनके कब्जे में आ जाएगी, लेकिन जो हुआ वो इसके ठीक उल्टा था। यूक्रेन ने जबरदस्त मुकाबला किया। और इस मुकाबले का चेहरा बने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की। जब उन्हें देश छोड़कर निकलने की पेशकश की गई तो उनका एक जवाब दुनिया भर में वायरल हो गया, मुझे हथियार चाहिए, सवारी नहीं। इस एक लाइन ने यूक्रेनी हौसले को पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बना दिया। ये लड़ाई सिर्फ यूक्रेन की जमीन तक ही सीमित नहीं रही, इसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया और इसके असर हर जगह महसूस किए गए। इस युद्ध ने दुनिया को साफ तौर पर 3 खेमों में बांट दिया। एक तरफ थे अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और यूके जैसे देश जो खुलकर यूक्रेन का समर्थन कर रहे थे। दूसरी तरफ रूस था, जिसे चीन का एक तरह से अप्रत्यक्ष समर्थन मिला। और फिर भारत जैसे कई देश थे जिन्होंने एक न्यूट्रल यानी तटस्थ रुख अपनाया। लेकिन इस जंग का असर हम सब पर पड़ा। तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं, यूरोप में गैस का संकट पैदा हो गया, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई और अनाज की कमी की वजह से खाने पीने की चीज़ों का खतरा भी मंडराने लगा। अब हम इस कहानी के सबसे अनिश्चित हिस्से पर आते हैं, भविष्य। युद्ध और शांति के बीच कई ऐसे बड़े सवाल खड़े हैं जिनका जवाब अभी लिखा जाना बाकी है। और इन सवालों में जो सबसे बड़ा डर है वो है परमाणु युद्ध का। क्या होगा अगर ये संघर्ष और बड़ा और एक न्यूक्लियर वॉर में बदल गया? ये एक ऐसा सवाल है जो इस वक्त पूरी दुनिया के दिमाग में चल रहा है। और इस डर को ये आंकड़ा और भी गंभीर बना देता है। रूस के पास एक अनुमान के मुताबिक लगभग 5580 परमाणु हथियार हैं। ये दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। ये दिखाता है कि दांव पर कितना कुछ लगा हुआ है। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है।
जब ताकत अहंकार बन जाती है तो सबसे पहले क्या मरता है? ये युद्ध हमें सिखाता है कि जियोपॉलिटिक्स और सरहदों से परे कीमत हमेशा इंसानियत चुकाती है।